मंजिल की तरफ बढ़ते ही चले गए। तीसरी रात जब वहाँ से आगे बढ़ने लगे तो एक मेरा नाम का दूसरा योगिंदर सिंह यादव था, जो कि मेरे से सर्विस में 10 साल सीनियर था। हम दोनों को वहाँ से गाइड चुना गया कि आप दोनों इस टुकड़ी के नंबर 1 और नंबर 2 स्कॉट हैं, इसको स्कॉट करके लेके चलेंगे। पूरा रात चलते चलते सुबह का वक्त था, बिल्कुल ऐसी खड़ी चट्टान, बिल्कुल खड़ी चट्टान, उसके ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। वहाँ से उसने मुझे अपने कंधे पे बिठाया, ऊपर पत्थर की तरफ उछाल करके देखा, बोला आप जहाँ से पत्थर पकड़ करके रस्सा बांधिए ताकि रस्सा लटक जाएगा, फिर नीचे से टुकड़ी हमारी चढ़नी शुरू हो जाएगी। वहाँ से करके हमने जो है रस्सा बांधा और अपनी टुकड़ी के लिए रास्ता बनाया। रास्ता हम चल ही रहे थे, 3 या 4 ही जवान पहुंच पाए थे, क्योंकि पथरीला इलाका था, पत्थर फिसलने लाजमी थे। दोनों तरफ दुश्मन के बंकर्स थे, लेकिन अंधेरे में हमें नहीं दिखाई दिए। तभी शायद उन बंकर्स में दुश्मन की शायद आंखें खुली, नींद से जगे होंगे। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहाँ तक पहुँच गई है। उन्होंने दोनों तरफ से ऐसे फायरिंग किया जिससे जो हमारे टुकड़ी का रास्ता था वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया। केवल 7 जवान हम ऊपर पहुंच पाए। 7 जवान जब ऊपर पहुंचे तो बिल्कुल 8-7 मीटर का सामने का फ्रंट का बिल्कुल प्लेन इलाका और सामने उनके 2 बंकर्स। 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे तमाम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। तभी वहाँ से जो टॉप था, टाइगर हिल टॉप, मात्र 50 या 60 मीटर रहा होगा। टॉप पर उनका पूरा मैन डिफेंस बना हुआ था। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहाँ तक पहुँच गई है। तभी उन्होंने इतने ज़बरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट शुरू कर दिया कि हमारी ऐसी स्थिति हो गई थी कि अगर एक कदम हम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी। ये बिल्कुल निश्चित हो चुका था कि आज जिंदा नहीं रहेंगे, मरना है, ये तो पक्का हो चुका था। तब हमने एक निर्णय लिया, यारो मरना तो है, लेकिन मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा हम मार सकते हैं उतने मारेंगे। बस तभी ये संकल्प करके हम आगे की तरफ दौड़े। जो उनके बंकर्स थे उनमें से उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका और उनके मोर्चों को अपने लिए इस्तेमाल में शुरू कर दिया। वहाँ से 5 घंटे, सुबह का तकरीबन ये 5, साढ़े 5 या 6 बजे का समय था और दिन के 10:30 बजे तक हमारा उनका फायरिंग चलता रहा। लेकिन उनको ये जजमेंट नहीं होने दिया कि हिंदुस्तान के यहाँ पर 8 या 10 जवान हैं। उनको लगा कि यहाँ पर कोई दूसरी टुकड़ी बैठी हुई है, कंपनी की स्ट्रेंथ है, क्योंकि कभी उधर से फायर चल रहा था हमारा, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी उधर से। उनको जजमेंट नहीं होने दिया। लेकिन जैसा कि आपको बता रहा था कि परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था, पूरी सप्लाई कट चुकी थी, अम्युनिशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। बहुत कम मात्रा में अम्युनिशन जब बचा तब हमने एकदम से अपने आप पूरे इकट्ठे होकर के कोऑर्डिनेशन किया कि अब हम फायर नहीं करेंगे, और फायर तब करेंगे जब वो बिल्कुल नज़दीक होंगे और जब हमें लगेगा कि अब इनमें से एक भी नहीं बचेगा, तब हम फायर करेंगे। ऐसे करके हमने अचानक एकदम से फायर बंद कर दिया। फायर बंद करते ही दुश्मन को लगा कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान की जो टीम बैठी थी ये तो शायद मारी जा चुकी है या इनका अम्युनिशन खत्म हो गया है। दिन का तकरीबन 11:30 का आज समय रहा होगा। उस दिन बिल्कुल धूप खिली हुई थी उस समय। तो उनके 10-12 जवान सिर्फ ये पता करने के लिए, देखने के लिए आए कि यहाँ पे हिंदुस्तान के जवान हैं कितने, जिंदे हैं या मर गए हैं। सिर्फ ये पता करने के लिए उन्होंने, कि उनकी एक छोटी सी टुकड़ी आई। जब वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल नज़दीक आ गई और हमें लगा कि यार अब इनमें से नहीं बचेगा,
तब हमने एकदम से अचानक उनके ऊपर फायर खोला, उनमें से एक दो बचा, बाकी सारे के सारे मारे गए। लेकिन जैसे वो फायर खुला तो एकदम से हमारी लोकेशन जाहिर होगी। उन्होंने देखा कि हाँ भाई इतनी इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है। जो एक दो जवान उनका बचा, उन्होंने जाकर के ऊपर बता दिया कि वहाँ पर हिंदुस्तान के 8 या 10 ही जवान, इससे ज़्यादा नहीं है। साथियों, एक हिंदुस्तान के सैनिक की जो सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी विशेषता रही है कि हिंदुस्तान का सैनिक आखिरी गोली और आखिरी सांस तक अपनी इस धरती को नहीं छोड़ता है। ये हिंदुस्तान के सैनिक की सबसे बड़ी जो है एक विशेषता है। लेकिन पाकिस्तान का सैनिक जो होता है वो छोड़ करके भाग जाता है और पीछे दोबारा से हमला करने की उसकी एक अलग से टेंडेंसी है। तो उन्होंने विदिन 30 मिनट हमारे ऊपर 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला किया और हमला इतना जबरदस्त था कि 20 मिनट तक तो इतने जितने उनके पास में हैवी वेपन थे तमाम का बहुत भारी तादाद में हमारे ऊपर हमला किया, जितना भी वो कर सकते थे। लेकिन पत्थर बहुत बड़े बड़े थे, उनकी आड़, उनका छुपाव हमें मिल रहा था, तो उसके उस बम्बारमेंट से हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर ऊपर जो पहाड़ी से पत्थर अगर फेंकते हैं तो वो भी गोली से भी ज़्यादा मार करता है। फिर उन्होंने जैसे फायर बंद किया, फिर ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, क्योंकि उनकी जो वो टीम आ रही थी वो सिर्फ ये हमारी पोजीशन जाहिर करना चाहती थी कि ताकि इनके फायर करें और हमारी पोजीशन पता चल जाए, एक्यूरेट उसी जगह पर उस गोले को गिरा दिया जाए ताकि ये सब कुछ खत्म होता चला जाए। ऊपर से पत्थर भी फेंकते रहे, लेकिन हमने जो है एक संकल्प लिया हुआ था कि हम फायर नहीं करेंगे जब तक वो हमारे सामने नहीं आएंगे। और नज़दीक आते रहे, गालियां देते रहे। जब बिल्कुल और नज़दीक आए तो हमारे पास में एक सपोर्टिंग वेपन था, LMG लाइट मशीन गन। उनको जैसे ही वो वेपन दिखाई दिया तुरंत उसके ऊपर उन्होंने जो है बम्बारमेंट शुरू किया और उसकी बैरल डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले भी नए ही जवान थे, उनको आकर के जब पत्थर लगे तो हमारा प्लेटून हवलदार मदन हमारे नज़दीक था, उसकी तरफ वो दौड़े, बोला सर मारे गए, बिल्कुल नज़दीक आ गए। उसकी LMG की जस्ट बगल में मैं पीछे बाईं तरफ बैठ करके फायर कर रहा था, तभी मुझे आदेश मिला कि यार इस LMG को उठा करके मेरी तरफ फेंक। मैं सर जैसे ही LMG को उठा करके अपने उस प्लेटून हवलदार की तरफ फेंका, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई। जिस पत्थर से हम फायर कर रहे उसी के ऊपर 7 बंदे आकर के खड़े हुए थे। मैं बोला सर ये तो बिल्कुल नज़दीक आ गए, कहाँ पर है? मैं कहा ये खड़े सर। इतना ही मैं बोल पाया तभी उन्होंने सीधा पीछे से ग्रेनेड फेंक दिया, ऊपर से तुरंत ग्रेनेड फेंका। तो जो मेरा एक साथी था, जो मेरा नाम राशि था, वो जस्ट मेरे पीछे की तरफ लेट करके फायर कर रहा था और उसके ग्रेनेड का एक टुकड़ा आया, उसने ये उंगली उसकी काट दी। ये भी बिल्कुल सत्य है, अगर चोट जिसको लगती है उस चोट का आभास तो उसी को होता है, उसके दर्द का आभास। जैसे ही उसकी उंगली कटी तो उसको लगा कि उसका हाथ कट गया है। उसने तुरंत मुझे बोला यार मेरा हाथ कट गया है। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मैं बोला यार हाथ नहीं, आपकी उंगली कटी है। उसको आश्वासन दिया, उसको फर्स्ट एड दिया। सभी ने बोला कि आपकी उंगली कट गई, आप फायर नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे करो नीचे की तरफ कूद जाओ। 7 फुट का जवान था, बहुत तगड़ी हेल्दी बॉडी थी। नीचे कूद जाए कैसे करके, नीचे से या तो अम्नेशन को इतनी ताकत से फेंकवा ताकि हमारे पास में आ जाए, या कहीं से दूसरी तरफ से अगर चढ़ सकती है तो दूसरी टीम को चढ़ाने की कोशिश करना। दोस्तों सिर्फ उस समय मैं किताबों में ही पढ़ा था कि फौज के सैनिक के अंदर इतनी यूनिटी होती है, वहाँ पर देखने को मिला। उस जवान ने बोला नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊँगा, मरना भी है तुम्हारे साथ मरूंगा, जीना है तो तुम्हारे साथ जीऊंगा। नीचे नहीं जाऊंगा। कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। नीचे नहीं जाएंगे, जो इनकी मर्जी है उसको करने दो,
उस एक जवान के, उस सैनिक के ऐसी चीज सुन करके, देख करके हमारे अंदर तो एक नई शक्ति संचारित हुई। हमें भी लगा कि यार जो हमारे सीनियर हमारे साथ ये चीज कर रहे हैं, हमें भी बहुत कुछ करना है इनके साथ में। तभी हमारा एक साथी था, वो एक नई वेपन थी उसके पास में, उसके ऊपर भी 3 तरफ से फायर आने लगा। तभी मेरा प्लेटून हवलदार ने बोला, एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था जो हमने एक ही साथ एक ही जगह पर ट्रेनिंग किया था, हम दोनों को आदेश दिया कि तुम दौड़ करके उसके पास जाओ, उसकी हेल्प करो। हम जैसे ही वहाँ से जो है उसकी तरफ चले दूसरे पत्थर के पास, तभी उन्होंने, शायद उनको मेरा मूवमेंट दिखाई दिया, उन्होंने ऊपर से ग्रेनेड फेंक दिया, क्योंकि ग्रेनेड वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था। ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड का फर्स्ट टुकड़ा आया, मेरे घुटने के नीचे लगा। तो जैसा मैं आपको पहले कहा कि चोट का दर्द तो उसी को आभास होता है जिसको चोट लगती है। मुझे खुद ये लगा कि मेरा घुटने से पैर कट गया है। जैसे मैं खड़ा था, खड़े के खड़े नीचे गिर गया। लेकिन अपने ही अगले ही पल अपने आप को खुद कंट्रोल किया, यार देखता हूँ पैर कटा है कि नहीं। मैंने हाथ लगा करके देखा, पैर तो नहीं कटा, लेकिन काफ़ी जो है गहरा घाव हो चुका था। खुद अपने आप को फर्स्ट एड किया। फर्स्ट एड कर ही रहा था, तभी जो है एक और ग्रेनेड आगे गिरा, उसका एक टुकड़ा है यहाँ से पूरा कट गया। यहाँ से इसको कटने से पूरा चेहरा बिल्कुल सुन्न हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर आंखें खोलने की कोशिश करी, लेकिन आंखें नहीं खुली, कुछ दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन जब आंखें खुली तो देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। फिर रेंगता हुआ आगे की तरफ गया, जिस साथी के पास जाना था उसके पास में पहुंचा तो पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक उसके सामने मुंह करके मैं बैठा हुआ था। मैं बोला, सर आप मेरे फल्ट पट्टी कर दीजिए। वो नहीं मारेंगे, मैं खुद मर जाऊंगा, इतना ब्लड निकल रहा है। बोला ठीक है, ऐसे कर, फायर कर पहले। तो मैं ऐसे करके फायर करने लगा। सर मैं देख रहा हूँ, उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, ऐसे पिन्नी उसको फाड़ने ही लगे थे, तभी यहाँ पर उनको साइड शूट हुआ और वो ऐसे करते करते पीछे की तरफ लेटते हुए चले गए। एक शब्द भी नहीं बोल पाए। तभी जो मेरे पे ट्रेनिंग का साथी था वो मेरी बगल में ऐसे बैठा था। मैं बोला, सर अनंतराम यार उस सर को तो गोली लगी। उसने भी सिर्फ क्या इतना बोला और उसको सीने में आकर ब्रस्ट लगा, वो भी पीछे की तरफ लेट गया। जो हमारा प्लेटून हवलदार था वो दूसरे पत्थर के पास में दूसरे बंकर्स में था। मैं बोला कि सर दोनों जवानों की तो गोली लगी है। कल कैसे हैं? दोनों के दोनों शहीद हो गए। दोस्तों इतना ही मैं बोल पाया, तभी ऊपर से अल्लाह अकबर का नारा लगा करके इस प्रकार से हमको घेर लिया, इस प्रकार से। और वो एक ऐसा पल, एक ऐसा क्षण जिसने एक बार ट्रिगर दबा दिया, दूसरा किसी को मौका ही नहीं मिला और एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे साथी मुझे छोड़ करके जा चुके थे। मैं भी उनकी तरफ से बिल्कुल मर चुका था। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जीवित नहीं है। तभी उनका एक जो कमांडर था उसने बोला, इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। उनके जो पाकिस्तान के सैनिक आए उन्होंने आकर के सबको गोलियां मारनी शुरू करी। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं, उनको देख ना सकूं। सुन सकता था, देख सकता था। आकर के मैंने देखा कि जो मेरे सामने वाला जो बंदा था उसको आकर के जब सीने में 4-4, 5-5 की गोलियां दाग रहे थे तो डेड बॉडी ऐसे उछल रही थी। बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। उसने आकर के यहाँ पे बाजू में ब्रस्ट मारा, एक जांग में मारा, एक नीचे पैर में मारा। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस समय कोई दर्द ही नहीं हुआ, चुपचाप पड़ा रहा। फिर एक दृढ़ संकल्प किया कि अगर ये सर और सीने में इसने गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर ही दोनों को काट करके क्यों ना ले जाए, मैं जिंदा रहूंगा। साथियों, उस दृढ़ संकल्प की बदौलत आज आपके सम्मुख भी हूं। वहां से मुझे एक ताकत मिली।
उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। फिर हमारा एक नीचे एक MMG मीडियम मशीन गन पोस्ट था, तकरीबन 500 मीटर नीचे। उसको कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल की बगल में एक मस्को घाटी है, वहाँ पर उनका एक बेस कैंप था। उसको मैसेज दिया कि जो हिंदुस्तान का नीचे MMG पोस्ट है इसको बर्बाद कर दो। साथियों, जैसी वो आवाज़ मेरे कानों तक आई तो मुझे लगा यार आज मेरी पूरी टुकड़ी ख़त्म हो जाएगी। तब मैंने ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा दूं। और ये भी बिल्कुल सत्य है, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा है तो ईश्वर शक्ति साथ देती है। चुपचाप मैं पड़ा रहा, अपने आप को पूर्ण रूप से उस ईश्वर को हवाले कर दिया था। अभी जिंदा भी रखना है तो वही रखेगा और मारना है तो वही मारेगा। चुपचाप पड़ा रहा। होश के साथ, जोश के साथ में होश रखना बहुत जरूरी होता है ऐसी परिस्थिति के दौरान। ये था कि नीचे जाना है, लेकिन चारों तरफ मौत ही मौत खड़ी हुई है। थोड़ी सी भी गलत डिसीजन अगर लिया, गलत हरकत करी, अपनी मौत का गम नहीं था, गम था अपने साथियों को खो देने का। तो इस वजह से मैं चुपचाप पड़ा रहा। फिर काफ़ी देर के बाद उन्होंने बोला कि इनके वेपन उठा लो। उनका एक जवान आया, दोबारा से फिर गोलियां मारने लगा, दूसरा वेपन उठाने लगा। उसने आकर के उसी हिसाब से दोबारा से गोलियां मारी। फिर भी उसने मेरे बाजू में, पैर में गोलियां मारी। और वापस जब मुड़ करके जाने लगा तो उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसने सीने की तरफ जब बैरल करी, तब मुझे लगा यार अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, कि जब तक ऊपर से मौत नहीं आई है उसको कोई मार नहीं सकता है। उस पहाड़ी में चलते चलते पीछे से पूरी पैंट फट गई थी, तो यहाँ पर पर्स रखा हुआ था, उसमें गिलट के कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। जैसे ही उसने गोली चलाई तो वो सिक्कों पे जाकर के लगी, तो उस गोली के धक्के से मुझे भी आभास हुआ कि यार मैं मर गया हूँ। वो मार करके चला गया। दूसरा जो जवान था उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा। तब मेरी एकदम से आंखें खोली, मुझे लगा यार मैं अभी जिंदा हूं। फिर एक अंदर से आवाज आई, यार अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं, अब नहीं मरेगा। मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने धीरे से अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड था, वो हुड के अंदर गिर गया। तो मैंने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, लेकिन पीछे तो कोई मूवमेंट था ही नहीं। मैं चुपचाप पड़ा था। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया और उसका पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिर गया। वो ग्रेनेड का फटना हुआ और बाकी जो पाकिस्तान के दूसरे जवान थे उनमें एकदम से खलबलाहट हुई कि इनमें से कोई जिंदा है। लेकिन कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई है। 2 बार गोलियां मार ली, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और एकदम से ये परिस्थिति हुई है, उनको एकदम से लगा कि नीचे से फौज आ गई है। वो एक ऐसा मौका था जहां पर वो बिल्कुल विचलित हो चुके थे, घबराहट थी उनके अंदर। मैंने तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। एक ही हाथ से राइफल को उठाया, वहाँ से एकदम से तुरंत फायरिंग किया तो उनके 3-4 बंदे वहाँ पर मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से फायर किया और वहाँ से उनको खदेड़ दिया। उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई और वहाँ से वो भाग खड़े हुए। बस पाकिस्तान के सैनिक के अंदर इतना ही दम होता है, क्योंकि वो जो अपनी ताकत है उस ताकत को झोंक देता है। अगर उस ताकत के बाद में कुछ भी होता है तो वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता। जिससे, जैसे मैं आपको पहले बताया, ये हिंदुस्तान के सैनिक की ही खासियत है कि वो अगर आखिरी गोली और आखिरी सांस तक उस जमीन को नहीं छोड़ता है। ये उसकी खासियत है। 3-4 मीटर आगे जाने के बाद मैं आगे तक रेंगता हुआ गया। जो टॉप था, उसके टॉप के ऊपर उनका जितना भी डिप्लॉयमेंट था, उनके सामने उनका लंगर चल रहा था, उनके टेंट लगे हुए थे, लिविंग टेंट। उनका जो वेपन का डंपिंग था वहाँ से दिखाई दे रहा। उनके जो
सपोर्टिंग वेपन थे, बड़े बड़े वेपन थे, वो तमाम वहाँ से क्लियर नज़र आने लगे। वो सब कुछ देखा। जो एक पागलपन होता है, पागलपन के अंदर जो एक दिमाग के अंदर घुस गया, सिर्फ वही चीज़ रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता है। शायद उस समय मेरे अंदर वही एक पागलपन छाया हुआ था कि एमएमजी पोस्ट को बचाना है, अपने साथियों को बचाना है। मैं वहाँ से फिर वापस मुड़ करके जब अपने साथियों के बीच से गुजरा, तब मुझे लगा कि हो सकता है मेरी तरह मेरे साथी कोई जीवित होगा। साथियों, उस समय का जो जुनून होता है वो कुछ अलग ही जुनून होता है, उसको मैं बयां नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद चलने के लिए मजबूर था, एक हाथ पैर खराब था, लेकिन उस दोस्तों के लिए इतना जुनून था कि कोई जिंदा होता उसको कंधे पे डाल करके नीचे ला सकता था, इतनी ताकत, इतना जुनून था। आकर के जब देखा तो किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर पड़ा हुआ, किसी का पूरा सीना फटा हुआ है। फिर बहुत देर रोया उनके पास में बैठ करके, बहुत देर रोया, क्योंकि वो साथी नहीं थे, वो सगे भाई से भी ज़्यादा थे। बहुत देर रोया। रोते रोते फिर अपने आप को खुद को संभाला कि हम 25 आदमी इस टास्क को पूरा करने के लिए चले और 25 में से 7 ऊपर आए, 7 में से मैं बचा हूँ, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि खून के आखिरी कतरे तक अपने इस टास्क को जरूर अंजाम दूंगा। चुपचाप फिर सोचने लगा कि अब इस टास्क को मैं कैसे पूरा करूं, नीचे कैसे जाऊं। साथियों, धीरे धीरे बहुत समय बीतता जा रहा था, तो धीरे धीरे शरीर के अंदर कंपन पैदा होगी, क्योंकि ये जो हड्डियां थी ये निकल गई थी, यहाँ से पूरी बाजू से हड्डियां निकल गई थी। ये आपस में जब टकराने लगी तो दर्द शुरू हो गया। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करी, लेकिन बॉडी के अंदर इतनी कंपन थी कि मेरे से हाथ नहीं बंध पा रहा था। फिर मुझे लगा कि यार ये हाथ कट गया है, इसलिए नहीं बंध पा रहा है, मैं तोड़ करके फेंक देता हूँ। यहाँ से पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन टूटा भी नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, और फिर सोचने लगा यार मैं नीचे किस तरफ जाऊँ, क्योंकि रात को रस्सियों के सहारे अंधेरे में चढ़े, रास्ता किधर से आए कुछ भी तो नहीं पता था। जैसा आपको मैं पहले जिक्र किया था कि निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा है तो ईश्वर शक्ति साथ देती है। उस समय कोई ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले से नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ चला गया। जब नाले के अंदर ऐसे गड्ढा आ गया तो एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मेरी नीचे की तरफ मैंने नज़रें घुमाई, मैंने देखा यार मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया हूँ, लेकिन जो मेरे साथी उस बम्बारमेंट की वजह से जो चढ़ने नहीं दिया, वापस विड्रॉल होकर के उस पोस्ट की तरफ जा रहे थे। फिर उनको मैंने आवाज़ दिया, वहाँ से मुझे उस नाले से निकाल करके ऊपर खींचा। पूरा ड्रेस फटा हुआ था, कोई भी ये नहीं कह रहा था कि ये जीवित रहेगा, बहुत बुरी कंडीशन थी, लेकिन मैंने अपने अंदर एक विश्वास जगा रखा था कि मैं जिंदा रहूँगा। मैं उनको बोला नहीं सर मुझे कुछ नहीं हुआ, इस पोस्ट को बचा लो, इस प्रकार से हमारे साथ में घटना घटित हो चुकी है। तो उसी समय जो हमारे जो टीम कमांडर था लेफ्टिनेंट बलवान और दूसरा सचिन निम्बालकर जो कि डेल्टा कंपनी का कंपनी कमांडर थे, उन्होंने सीओ साहब को बताया सर ऐसे ऐसी कहानी हो चुकी है। जो हमारा लीडिंग ट्रूप्स था उसका जो है एक जवान बच कर के आया, उस प्रकार से वो बता रहा है। उन्होंने बोला कि ऐसे करो इस लड़के को जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचाओ। सर पहाड़ी पे चढ़ना बहुत आसान है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है, और वो भी कैजुअल्टी को लेकर के बहुत मुश्किल होता है। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे लाने की कोशिश करने लगे, फर्स्ट एड हुआ, लेकिन बहुत टाइम मुझे पीछे तक लाने में लग चुका था। इतना खून निकल गया था कि मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। सीओ के पास पहुंचा, सीओ साहब ने बोला कि बेटा मेरे को पहचानता है? मैं कहा सब मुझे कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है और सर्दी लग रही है बहुत तेज। बोला मैं आपका कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं सर जय हिंद। उन्होंने तुरंत जो उनका खुद का लिविंग टेंट था उसके अंदर मुझे लिटाया, 2-3 स्टोव उसमें जलवाए। तो स्नो वाला टेंट बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो कुछ गर्माहट महसूस हुई। पीने के लिए पानी मांगा तो डॉक्टर साहब आए दौड़ करके, उन्होंने ग्लूकोज की बोतल मुझे पिला दी। तो
शरीर के अंदर कुछ थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। सीओ साहब ने बोला बेटा मेरे को कुछ बता सकता है? मैं कहा हाँ सब बता सकता हूँ। जब ऊपर की पूरी एक एक घटना के बारे में उनको बताया कि सर ये हमारे साथ में हुआ और ये अभी होने वाला है, इसको प्लीज़ उस पोस्ट को बचा लो कैसी भी करके। उन्होंने यही बोला कि बोला बेटा रिक्वायरमेंट क्या है आज के जवान की? जवान की रिक्वायरमेंट सब जवान की रिक्वायरमेंट ओनली फॉर अम्नेशन और फील्ड पट्टी की है। खाने के लिए सर खाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तभी मैंने दिखाया कि हम 2 बड्डी थे, 72 घंटे हमें हो चुके हैं, आधा बिस्कुट का पैकेट खाया, भूख ही नहीं लगती है। बस साथी उतना ही मैंने कुछ बताया था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगाया मुझे पता नहीं है। मुझे थोड़ा सा होश आया जब पहाड़ी से नीचे उतारा गया तो बूट नहीं खुल पा रहा था, क्योंकि बूट में भी ऐसे एक स्प्रिंडर लगा हुआ था उंगली के अंदर। फिर थोड़ा सा होश आया, मैं उसको नर्सिंग असिस्टेंट था उसको मैं बताया यार ऊपर से कुछ है, इसको खींच ले तब जा कर के निकलेगा ये। फिर बूट, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं, फिर तो 3 दिन के बाद में होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। फिर पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में। और साथियों वहीं पर मुझे पता चला कि उसी रात को मेरी बटालियन ने दोबारा से हमला किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। वहाँ से मुझे वापस रेफ़र करके दिल्ली भेजा गया। दिल्ली 16 महीने का ट्रीटमेंट के बाद फिर वापस मैं अभी आज भी भारतीय सेना के अंदर सेवारत हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ तहे दिल से युवा ब्रिगेड कर्नाटका और एक्स सर्विसमैन्स मैंगलोर का कि आपने जो वो सम्मान जो बख्शा है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है बयां करने के लिए। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ युवा वर्ग से, जो पहले मैं आपसे बात किया था कि हम अपेक्षा बहुत करते हैं दूसरों से, देश से, लेकिन हमें अपने आप में देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमने इस देश को क्या दिया है। फिर वही कि जननी और जन्मभूमि को हम हमेशा नमन करते हैं और नमन करते रहेंगे। इसके कर्तव्य पथ के ऊपर अपने आप को नौछावर करते रहेंगे। हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। इस लक्ष्य